हेलो दोस्तों, हम इस वीडियो में सीटेट सेकेंड लेवल के साइंस और मैथ पोर्शन से मैथ के कुछ सवाल हल करूँगा। पहला सवाल है, 4 अंकों की एक संख्या 4b a5 संख्या 55 से विभाज्य है, तब a माइनस b का मान बताओ। ऐसी संख्या में हमारे पास संख्या क्या है, 4ba5। ये विभाज्य किससे है? विभाज्य है हमारी 55 से। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास जो 55 संख्या दी है, इसके गुणनखंड कर लो तो इसके गुणनखंड क्या होंगे, 5 गुणे 11, 11 पचे 55। अब ऐसी संख्या में हमें देखना होता है कि ये संख्या 5 से भी विभाज्य होनी चाहिए और 11 से भी विभाज्य होनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर अगर किसी भी संख्या का आखिरी अंक 5 हो या 0 हो तो वो संख्या 5 से विभाज्य होती है। ठीक, तो ये संख्या 5 से तो विभाज्य है। ठीक, तो हमको सिर्फ देखना है ये संख्या 11 से विभाज्य है कि नहीं। तो यहाँ पर सीधे दिया हुआ है कि संख्या 55 से विभाज्य है, तो ये संख्या 11 से भी विभाज्य होनी चाहिए। अतः हम मान लेंगे कि यह संख्या 11 से विभाज्य है। ऐसी कंडीशन में हमको क्या निकालना है, a माइनस बी। 11 से विभाज्य होने के लिए किसी भी संख्या को, अगर वो 11 से विभाज्य, मानो हमारे पास एक संख्या है a b c d, एक संख्या है a b c d, ये अगर 11 से विभाज्य है, ये 4 अंकों की संख्या है और ये 11 से विभाज्य है, तो ऐसी कंडीशन में इसके विषम अंकों का योग और अंतर सम अंकों का योग या तो 0 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए। मतलब विषम अंकों का योग a प्लस सी अंतर b प्लस डी, या 0 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए। ठीक, तो हमारे पास ये 4 अंकों की संख्या दी है, हमें पता है ये 5 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है, तो हमें 11 से विभाज्य होने के लिए इस फार्मूले का प्रयोग करना होगा। तब यहाँ पर a की जगह पर 4 है, b की जगह पर b, c की जगह पर a और d की जगह पर 5। ऐसी कंडीशन में a की जगह पर हम क्या रखेंगे, 4 प्लस a अंतर b की जगह पर b प्लस 5। ये हमारा 0 होना चाहिए। अंतर का मतलब माइनस होता है, जो बड़ा हो उससे उसको घटाना है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ 0 होने के लिए इसको भी 11 होना चाहिए और इसको भी 11 होना चाहिए। तो यहाँ पर 4 है, तो इसलिए a का मान क्या होना चाहिए, 7। 7 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 11। और इसी प्रकार यहाँ पर 5 दिया हुआ है, तो b का मान क्या होना चाहिए, 6। 6 प्लस 5 बराबर 11। तो ऐसी कंडीशन में अगर इनका अंतर निकाला जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, अंतर हमारा 0 आ जाएगा। अंतर हमारा 0 आ गया ही। अब यहाँ पर हमें पूछा गया है a माइनस बी का मान, तो यहाँ पर a की जगह पर हमने क्या रखा, a की जगह पर हमने क्या रखा, ये a की जगह पर हमने क्या रखा, 7, और b की जगह पर हमने क्या रखा, 6। ठीक, तो यहाँ पर a माइनस बी का मान क्या हो जाएगा, a माइनस बी का मान हमारा क्या हो जाएगा, a की जगह पर हमारा 7 है और b की जगह पर हमारे 6, तो 7 माइनस 6 बराबर 1। ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से हम 1 से लेकर 11 तक सभी संख्याओं का
विभाज्यता का नियम जान लेते हैं। पहला नियम, कोई भी संख्या यदि 2 से विभाज्य है तो उसका अंतिम अंक, मान लो कोई संख्या हमारे पास दी है ABCD, ठीक, EF, ये हमारे पास कोई संख्या दी है तो उसका अंतिम अंक मतलब F, अंतिम अंक क्या होगा? कोई संख्या अगर 2 से विभाज्य है तो उसका कौन सा अंक? अंतिम अंक। किसी भी संख्या, ये हमारी संख्या है, ठीक, संख्या का अंतिम अंक क्या है हमारा? अंतिम अंक है हमारा यफ। यफ जो है या तो 0 होना चाहिए या कोई भी सम संख्या होना चाहिए। जैसे 1 2 3 4 5 6 अंकों की यह संख्या है तो एक ही जगह पर हमने 2 4 6 3 2 और यहाँ पर हमने 0 कर दिया। इफ की जगह पर हमने क्या कर दिया? 0 कर दिया। तो ये संख्या हमारी क्या हो गई? 2 से विभाज्य हो गई। या इफ की जगह पर हमने 2 कर दिया तब भी ये 2 से विभाज्य, इफ की जगह पर हमने 4 कर दिया तब भी ये हमारी संख्या 2 से विभाज्य हो गई, ठीक। दूसरा नियम, 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम, 3 से संख्या अगर विभाज्य होगी तो उस संख्या, ये हमारी संख्या है ABCDEF, तो सारे संख्याओं का योगफल क्या हो? 3 से विभाज्य हो। मतलब A + B + C + D + E + F बराबर जो कुछ भी आए, जो कुछ भी निकले वो क्या होना चाहिए? 3 से विभाज्य होना चाहिए। 3 से विभाज्य होना चाहिए, ठीक। मान लो हमारे पास कोई संख्या दी है 2 3 4 और 6, ये हमारे पास कोई संख्या दी है। अब हमको देखना है 3 से विभाज्य है कि नहीं। तो ऐसी कंडीशन में हमको 2 + 3 + 4 + 6, 3 2 5 4 9 6 15 आ गया। इनका योग कितना आ गया? 15। 15 जो है हमारा 3 से विभाज्य है। 15 3 से क्या है? विभाज्य है, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में ये सारी संख्या क्या होगी? 3 से विभाज्य होगी, ठीक। तीसरा नियम हमारा 4 से विभाज्यता। 4 से विभाज्यता का नियम क्या है? अगर किसी भी संख्या, ये हमारे पास संख्या दी है, किसी भी संख्या के लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक यदि 4 से विभाज्य हैं तो सारी संख्या 4 से विभाज्य होगी। जैसे ये हमारे लास्ट के 2 अंक मान लो दिए हैं, 46 है लास्ट का ये 2 अंक, तो 46 हमारा 4 से अगर विभाज्य करेंगे तो 4 एकम 4 उतारे 6, ये हमारा क्या हो गया? 4 एकम 4, 2 शेष बच गया। तो ये संख्या हमारी 4 से विभाज्य नहीं है, ठीक। अगर इसी की जगह पे, इसी संख्या की जगह पर क्या लिखा होता? इसी संख्या की जगह पे 4 लिखा होता, ठीक, या 8 लिखा होता, ठीक। तब इसको अगर 4 से 2 संख्याओं को, लास्ट वाली किसी भी संख्या के लास्ट वाली 2 अंकों को 4 से अगर भाग करेंगे, 4 एकम 4 उतारे 8, 4 दूनी 8, ये पूरी संख्या 4 से कट गई। तो ये 2348 संख्या जो है 4 से विभाज्य है, ठीक। अब इसके बाद आता है
5 से विभाज्यता करनी है। नंबर 4, 5 से विभाज्य होगी। कौन सी संख्या 5 से विभाज्य होगी? जिसके अंत में 5 दिया हो या 0 दिया हो। जैसे कोई संख्या है ABCDEF, तो इसका आखिरी वाला अंक जो है F या तो 5 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। तो ऐसी संख्या हमारी क्या होगी? 5 से विभाज्य होगी। मान लो 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर क्या होगा? 0 हो या ये वाली संख्या 5 हो। ठीक, तो ये संख्या स्वाभाविक रूप से लास्ट वाली संख्या की बात कर रहे हैं, तो संख्या स्वाभाविक रूप से 5 से विभाज्य होगी। इसी प्रकार रूल नंबर 5, 6 से विभाज्यता। कोई भी संख्या यदि 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। जैसे हमारे पास लिखा है 2 3 4 6। ठीक, ये संख्या हमारे पास लिखी है। तो यहाँ पर हमने देखा ये संख्या हमारी 2 से विभाज्य है। क्यों? आखिरी वाला अंक सम संख्या है, तो आखिरी वाला अंक किसी भी संख्या का सम संख्या होगा तो क्या होगा? 2 से विभाज्य होगा। अब 3 से देखा जाए तो इसके अगर तीनों के योग किए जाए, चारों संख्या के चारों अंकों का योग किया जाए, 2 + 3 + 4 + 6, 2 + 3 + 4 + 6 आ जाएगा 15। तो इसका जो योगफल 15 आया वो भी क्या है? 3 से विभाज्य है। तो ऐसी कंडीशन में ये पूरी संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। तो ये संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, तो इस कारण ये संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। ठीक, अब रूल नंबर 6, 7 से विभाज्यता। 7 से विभाज्यता, इसके 3 नियम हैं। पहला नियम, यदि कोई संख्या 6 बार लिखी हुई है, मान लो कोई संख्या लगातार 6 बार लिखी हुई जिसका अंक सेम हो, तो वो संख्या 7 से विभाज्य होगी। जैसे हमने लिख दिया 2 2 2 2 2 4 2 2, तो ये संख्या 7 से विभाज्य होगी हर हालत में। ठीक, पहला हो गया। दूसरा, अगर 2 अंक सेम हो तब भी वो संख्या 6 से विभाज्य होगी। जैसे 6, जैसे ABC 3 अंक हो गए, फिर ABC लिखा हो। ठीक, ऐसी कंडीशन में ABC अल्टरनेट लिखा हो, मतलब क्या लिखा हो? 2 3 4 2 3 4, इस तरीके की संख्या दिख जाए तो भी वह 7 से विभाज्य होगी। अगर तीसरी कंडीशन में अगर कोई संख्या दी है AB 3 बार दी हुई है, यहाँ पर 2 बार देखो ABC 2 बार है। ठीक, यानी 2 3 4 2 3 4। अगर कोई संख्या 2 अंकों का बार 3 बार दिया हुआ हो तो वो भी संख्या 7 से विभाज्य होगी। जैसे 1 2 1 2 1 2, ये भी संख्या क्या है? 7 से विभाज्य होगी। ठीक, अगर अब हम देखें 7वां नियम, 8 से विभाज्यता। किसी भी संख्या, मान लो संख्या दी ABCDEF, किसी भी संख्या के अंत के 3 अंक अगर 8 से विभाज्य हैं, DEF अगर 8 से विभाज्य हैं, तो वो संख्या क्या होगी? 8 से विभाज्य होगी। ठीक, कोई भी 3 अंक, मान लो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 2 3 4। ठीक,
480। तो यहाँ पर लास्ट में 480 दिया हुआ है। 480 तीन अंक हो गए किसी संख्या के। इनको अगर देखें तो 8 से विभाज्य है कि नहीं। 8 छंग 48, पूरा पूरा 8 60 अट्ठे 48 पूरा पूरा चला गया। तो ये संख्या अगर संख्या के 3 अंक लास्ट के 8 से विभाज्य हैं तो इस कारण पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। ठीक, अब इसके बाद में नौ से विभाज्यता। अगर कोई संख्या ABCDEF दी हुई है तो इस संख्या के योग बिल्कुल सेम 3 वाला रूल लागू होगा। इन संख्याओं के अंकों का योगफल 9 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। मतलब A + B + C + D + E + F जो कुछ भी आया वो अगर 9 से विभाज्य है तो पूरी संख्या क्या होगी, 9 से विभाज्य होगी। ठीक, इसी तरीके से रूल नंबर आगे 10 से विभाज्यता। 10 से विभाज्यता होने के लिए किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 होना चाहिए। ठीक, किसी भी संख्या का इकाई का अंक, मतलब यहाँ पर अगर ये संख्या दी है तो इसमें f हमेशा 0 होगा तो वो संख्या 10 से विभाज्य होगी। इसका यही एक नियम है। ठीक, 11 का नियम तो हमने बताया था। अगर हमारे पास संख्या दी है ABCDEF तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 विषम संख्याओं का योग, विषम अंकों का योग, विषम अंकों का योग अंतर सम अंकों का योग अगर क्या हो जाए, 0 हो जाए या 11 हो जाए तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। ठीक, अब इसके बाद में हम एक दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल है हमारा, वह धनराशि, दूसरा सवाल है वह धनराशि जो %14 वार्षिक की दर से 2 वर्ष में 2520 रुपये साधारण ब्याज अर्जित करती है। संख्या बताओ, मतलब धनराशि बताओ। ठीक, तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएं, फार्मूला चाहे साधारण ब्याज का हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज का हो, फार्मूला से ना लगाकर हमारी जो हम विधि बता रही हैं उस विधि से लगाओ तो ना तो फार्मूला याद करने की ज़रूरत पड़ेगी ना तो सवाल भी ज़्यादा टफ होगा। तो यहाँ पर लिखा है वह धनराशि जो 14% वार्षिक की दर से 2 वर्ष में
₹120 का साधारण ब्याज अर्जित करती है, धनराशि बताओ। तो हमने क्या लिया, माना धनराशि x है। क्या है धनराशि? ठीक। तब यहाँ पर देखो ये हो गया। तो पहली कंडीशन हमने बनाई, x इस पर 1 वर्ष में कितना लगा, 14% ब्याज लगा। एक वर्ष में, यहाँ 2 वर्ष लिखा है, 2 वर्ष के ब्याज दर है ये। पहले वर्ष में 14% जब ब्याज लगा तो x का 14%, तो कितना हो गया, x गुणे 14/100। इतना रुपया ब्याज उसको मिला पहले वर्ष में। इसी प्रकार दूसरे वर्ष में देखा गया, संख्या x थी, 14% का ब्याज लगा, तो x गुणे 14/100 रुपये का दूसरे वर्ष भी ब्याज मिला। अब यहाँ पर पहले वर्ष का ब्याज प्लस दूसरे वर्ष के ब्याज, तो दोनों ब्याज आपस में जोड़ दो। दोनों जोड़ दोगे तो क्या हो गया, x गुणे 14/100 प्लस x गुणे 14/100। इनको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, इनका जोड़ोगे तो 2 गुणे x गुणे 14/100। ये 2 साल का वार्षिक ब्याज हो गया, 14% की दर से। अब यहाँ पर ये दिया कितना है, अब देखो यही तो दिया था, 2 वर्ष में 2520 रुपये होता है। 1 वर्ष का ब्याज ये हो गया, दूसरे वर्ष का ब्याज ये हो गया। दोनों का योगफल हमने निकाला 2x गुणे 14/100, जो हमको दिया है 2520, यानी 2 गुणे 14 गुणे x, या ऐसे जैसे लिखा वैसे ही लिख लो, बटे 100। ये हमको दिया है 2520। अब इसको हल कर लेने से हमको क्या निकल आएगा, जो हमने धनराशि मानी थी। तो हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 2520 गुणे 100 बटे 2 गुणे 14। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2520 और 100 इसमें जुड़े, 100 से गुणा हो जाएगी, जुड़ नहीं जाएंगे, गुणा हो जाएगी। तो 2520 गुणे 100 बटे, और यहाँ 2 गुणे 14। तो 2 से हमने काटा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये कहाँ से लगा 12, वो 2 छंग 12, 1 2 3 जीरो बच गए, 2 से कट गया। फिर 2 से काटा हमने, 2 छंग 12, टिक्का 6, फिर 3 जीरो आ गए, पूरा कट गया ये। अब हमारे पास यहाँ पर 7 दूनी 14, इसको हम फैक्टर कर लिए थे ना, तो 7 बचा। 7 से हमने काटा, 7 9 63, तो हमारे पास क्या बच गया, 9000 बच गया पूरा। तो x बराबर हमारा कितना आ गया, 9000 आ गया। ठीक। इसी कंडीशन में अगर ये हमारा साधारण ब्याज का है, यहाँ पर अगर वो दिया होता, हमको धनराशि भी दी होती, दर ना पता होती, वार्षिक ब्याज पता होता, तब भी हम इस फार्मूले से आराम से, फार्मूला है ही नहीं, सिंपल एक सोच का फंडा है, उससे आराम से निकाल लेते। जैसे इसी फंडे पर हम एक सवाल लगाएंगे भी, क्वेश्चन है हमारा, ₹10,000 पर 3 वर्ष के लिए, या 2 वर्ष रखो, %10 की वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज
का योगफल, अरे अंतर बताओ। ठीक, इस सवाल में पूरा फंडा समझ में आ जाएगा। तो हमें कुछ नहीं करना, पहले साधारण लिखा था तो हमको सीधे सीधे साधारण वाला ही निकालना है। तो हमको हमको धनराशि दी है 10,000, तो हमने धनराशि अपनी लिख ली 10,000। ठीक, 10,000 पर 2 वर्ष के लिए हमको 10% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज। तो हमने क्या किया, 10% की वार्षिक दर से जब हम साधारण निकाल लेंगे तो हमने हर साल का जोड़ देंगे आपस में। एक साल का क्या निकला, 10,000 गुणे 10, और प्रतिशत का निशान लगेगा तो बच्चे 100 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 1,000 आ गया। 1,000 एक साल का आ गया, दूसरे साल का भी सेम आएगा 1,000। तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 2,000 रुपये आ गया, साधारण ब्याज आ गया 2,000 रुपये। ठीक, 2,000 रुपये साधारण ब्याज आ गया। अब हमको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। 2 ही साल का हमको क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। इसको आराम से समझना। साधारण ब्याज हमारा निकल आया 2,000 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या करना है, हमारी संख्या क्या दी है, 10,000 संख्या दी है। 10,000 मतलब हमारा क्या है, मूलधन है। इस पर पहले वर्ष हमने निकाला 10% की दर से। तो पहले वर्ष हमने जो निकाला तो क्या आ गया हमारा, अभी निकाला था 10,000 गुणे 10%, यानी 10/100, यानी क्या आ गया हमारा, 1,000 आ गया। मतलब यहाँ पर पूरे पूरे में 1,000 लिखे दे रहे हैं, 1,000 आ गया। अब जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है उसमें क्या होता है, ये हमारा मूलधन है और ये हमारा ब्याज है, दोनों अगले वर्ष के लिए जुड़ जाएंगे। ठीक, तो ये हमारा पहला वर्ष था, अब दूसरा वर्ष है। ये दूसरे वर्ष में ये हमारा मूलधन तो है ही 10,000 रुपये, इस पर 10% का ब्याज लगा, इस पर 10% का ब्याज लगा तो क्या हो गया, 1,000 हो गया। ठीक, प्लस जो हमारा जो ब्याज निकला था ये, इस पर भी हम क्या करेंगे, 10% का वार्षिक को लगा देंगे। प्रतिशत का निशान हटाएंगे, 100 नीचे लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। मतलब इस पर जो हमारा 10% का, 1,000 का 10% क्या हुआ, 100 हुआ। ठीक, 1,000 का 10% 100 हुआ, तो वो हम यहीं पर लिख लेंगे 100। ठीक, अब यहाँ पर बात समझना, ये वहाँ पर हमने 1,000 + 1,000 जोड़े थे, 2,000 हो गए थे। अब यहाँ पर 2 साल का हमको चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है ना। ठीक, तो पहले वर्ष का केवल 1,000 है, दूसरे वर्ष क्या क्या है, 1,000 + 100 कितना हो गया, दूसरे वर्ष का 1,000 और प्लस 100, दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 1,100। ठीक, और पहले का 1,000, अब दोनों का जोड़ लो आपस में, इसका भी दोनों का जोड़ोगे तो क्या, 1,000 ये भी जोड़ लो इसमें, एक 1,000 ये जोड़ लोगे तो क्या आ जाएगा, 0012100। ठीक, तो हमारा 2 वर्ष में 10,000 की राशि पर कितना ब्याज आ गया, 2,100 रुपये आ गया ब्याज। ठीक, अब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, इनका अंतर क्या आ जाएगा, 2,100 - 2,000 बराबर क्या आ जाएगा, 100 रुपये आ जाएगा। मतलब अगर 2 वर्षों के लिए इतने पर चक्रवृद्धि ब्याज लेते तो 100 रुपये हमको फालतू देने पड़ते। अगर साधारण ब्याज होता तब ऐसी कंडीशन में हमको
क्या 2,000 रुपये देने पड़ते। अब इसको अगर थोड़ा और समझने की कोशिश करूँ, तब ऐसी कंडीशन में ये लाइन हम चेंज कर दे रहे हैं। हमने निकाल लिया 1,000। अब ये हमारा पूरा यहाँ इसको जोड़ दो, इसमें 10,000 में हम जोड़ देंगे। ठीक, 10,000 में हम इसको जोड़ देंगे तो 10,000 में 1,000 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 11,000। ठीक, अब 11,000 पर पूरा निकाल देंगे 10% का दूसरे साल। 11,000 पर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 11,000 गुणे 10/100, तो क्या आ जाएगा ये 1100 आ जाएगा। जो हमने निकाला था अभी 1,000 + 100, 1100 पूरा आ गया टोटल मिलके। ठीक, अब ये पहले साल का दूसरे साल का आपस में जोड़ दो ब्याज। 1100 + 1,000 क्या हो जाएगा 2,100 हो जाएगा। और साधारण ब्याज 2,000, तो इसका अंतर निकालोगे, अंतर क्या आ जाएगा 100 रुपये अंतर आ जाएगा। ठीक, आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। कल और क्वेश्चन लाएंगे या साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर ही 1-2 क्वेश्चन और कराएंगे, जिससे इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।